चलिए जी, तो ये छोटा सा प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम फिलअप्स की बात करेंगे और ट्रू फॉल्स की बात करेंगे बेस्ड ऑन जो चैप्टर 2 में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े हैं। तो सबसे पहला सवाल जो इसके अंदर है वो है फिलअप्स का, जिसमें है अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर इज नोन एज, मतलब कि वो अमाउंट जो हम ओ करते हैं किसका है, वो आउटसाइडर का है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो पैसा जो हमें बाहर वालों को देना है, बाहर वालों को लौटाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। आप और इसको अच्छे से डिफाइन करोगे तो आप बोल सकते हो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई लाइबिलिटी भी लिख के आता है तो भी आंसर करेक्ट है, और अगर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी लिखेगा तो भी उसका आंसर वो करेक्ट माना जाएगा। जो अगला सवाल आता है वो क्या है, डैश इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो खर्चे करने पड़ते हैं उस खर्चे को आप क्या नाम देते हो। तो हमने पीछे क्वेश्चंस में देखे, हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो भी खर्चे हमारे रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो कि हम नॉर्मल कोर्स में करते हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोल के चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है रेवेन्यू मींस द इनकम ऑफ अ डैश नेचर, मतलब कि रेवेन्यू जो है वो किस नेचर का इनकम माना जाता है। रेवेन्यू वो है जो हमें बार बार मिलता है, रेगुलरली मिलता रहता है, या कभी कदाल मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू वो है जो हमारा रेगुलर प्रैक्टिस में हमें रिसीव होता है, मतलब कि ये रेगुलर नेचर की इनकम होती है। और रेगुलर से अच्छा वर्ड आप जो फाइनेंस में लिखते हो वो लिखते हो क्या, रेकरिंग नेचर। वो क्या नेचर है, रेकरिंग नेचर का इनकम है। रेवेन्यू वो है जो कि हमें रेगुलर बेस पे मिलती रहती है। जैसे कि हमने दुकान खोली है तो सेल ऑफ गुड्स हमारा डेली चलता रहता है। अगर हम सर्विसेज देते हैं तो हम रेगुलरली वो सर्विस देते रहते हैं। अगर हमें कहीं से रेंट मिलता है तो वो हर महीने मिलता रहता है, तो वो सारे रेवेन्यू में काउंट होता है। इसलिए इसको कहते हैं कि किस नेचर की इनकम होती है, हमारी रेगुलर नेचर की इनकम होती है, कभी कदाल नहीं मिलती। जो गेन है ये नॉन रेकरिंग नेचर इनकम का होता है। जो गेन का नेचर है वो क्या है, नॉन रेकरिंग है, ये कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, हम इस पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। बट रेवेन्यू जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है। जो नेक्स्ट आता है, द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ डैश, मतलब कि जो सेल्स है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, मतलब क्या हम बेचते हैं तो हम कहते हैं कि सेल्स हो गया, और कुछ और हम बेचते हैं तो उसको हम सेल्स नहीं कहते। जैसे कि इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने गुड्स बेचा तो आप उसको क्या बोलते हो, सेल ऑफ गुड्स या सिर्फ सेल्स। और वही अगर मैं कहता हूं कि आपने प्लांट एंड मशीनरी कोई बेची है तो आप उसको क्या बोलते हो, सीधा सेल्स बोलोगे या सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बोलोगे। तो अगेन सेम चीज है कि अगर हम रेकरिंग नेचर में क्या बेच रहे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर हम क्या बेचते हैं, हम गुड्स बेचते हैं। तो इसलिए अगर सेल ऑफ गुड्स है तो उसको हम सीधा सीधा मान लेते हैं क्या, सेल्स। अगर किसी ने बोला सेल्स हुई भाई साहब तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसने क्या बेचा होगा। अगर किसी का बिजनेस है मोबाइल बेचने का तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेल ऑफ मोबाइल। अगर उसने सिर्फ सेल्स बोल दिया दैट मींस उसने ऑटोमेटिकली क्या बेचा होगा, मोबाइल ही बेचा होगा। लेकिन अगर कोई लैंड बेच रहा है, बिजनेस उसका मोबाइल का है लेकिन बेच क्या रहा है, लैंड, या बेच क्या रहा है, मशीनरी, या बेच क्या रहा है, कोई फर्नीचर या बिल्डिंग, तो उस केस में उसको चीख चीख के बताना पड़ेगा, अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसने सेल क्या किया है, अदरवाइज उसको हम सेल में काउंट नहीं कर सकते। तो इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ कोई भी फिक्स एसेट, मतलब अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट होगा तो उसको आप सेल्स नहीं कहते हो, लेकिन अगर कोई सेल ऑफ गुड्स होगा तो उसको आप सेल्स कह के डिनोट कर देते हो। बट फिक्स एसेट होगा तो आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट जो भी उसका नाम है। बट अगर आप रेगुलर कोर्स में जिसमें भी आपका बिजनेस है, लेट्स से मोबाइल हो सकता है, बुक्स हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी गुड्स की कैटेगरी में आता है, तो उस केस में आप सिर्फ सेल्स वर्ड यूज करते हो और वो ऑटोमेटिकली माना जाता है कि आपने अपने गुड्स को बेचा है जिसमें भी आप डील करते हो। ठीक है सर। अगला सवाल आता है क्या, द पर्सन हु स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस आर टर्म्ड एज, मतलब कि वो व्यक्ति जिसने कुछ पैसे हमारे अभी भी लेके रखे हुए हैं उसको हम क्या नाम देते हैं। मतलब किसी ने हमारे पैसे लेके रखे हैं तो हमें पैसे वो लौटाएगा, और पैसे लेके क्यों रखे होंगे, क्योंकि हमने उसको उधार में गुड्स या सर्विसेज दी होगी और हमें पैसा लेना रहता है। तो इस टाइप के पैसे को हम क्या नाम देते हैं, इस टाइप के पैसे को आप बोलते हो डेटर्स। और इसी का जस्ट अपोजिट आता है द पर्सन टू हुम मनी इज ओइंग बाय द फर्म, मतलब हमारी फर्म ने इसका पैसा लेके रखा हुआ है, मनी इज ओइंग बाय द फर्म, हमारी फर्म ये पैसा लेके बैठी है। तो इस टाइप के पैसे को आप क्या नाम देते हो, इसको आप नाम देते हो क्रेडिटर्स का, जस्ट अपोजिट टू डेटर्स। ठीक है सर। तो दिस इज ऑल अबाउट फिलअप्स। अब कुछ ट्रू फॉल्स और है, फटाफट से इसको देखते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर, अमाउंट ओड टू आउटसाइडर इज कॉल्ड कैपिटल, मतलब कि बाहर वालों से अगर हमने कोई पैसा ले रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नहीं। अगर यहां होता अमाउंट ओड टू इनसाइडर तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन अमाउंट ओड टू आउटसाइडर तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल नहीं बोलते, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज, या फिर आप कह सकते हो और डिटेल में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला आता है
गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, मतलब गुड्स में वो सारी चीजें आती हैं जिसको आपने परचेज किया है रीसेल करने के लिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर हम परचेज करते हैं यूज करने के लिए तो उसको हम गुड्स नहीं कहते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एसेट्स कहते हैं। लेकिन अगर गुड्स, हमने कोई भी आइटम जो हमने परचेज किया है, कोई भी चीज हमने अगर परचेज की है किस चीज के लिए, उसको वापस बेचने के लिए, तो किस में आता है? गुड्स में आता है। और यही वो आइटम है जो अगर बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, इन्वेंट्री नहीं बोलते। ठीक है सर, ये बात हमने जब पीछे गुड्स और इन्वेंट्री को समझा था वहां पे हमने इसको क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि कॉस्ट वो रिसोर्स है जो कि हमें देना पड़ता है कब? जब हमें कोई गुड्स या सर्विसेज लेनी होती है। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी से कोई गुड्स लेनी है या किसी से कोई सर्विसेज लेना है, गुड्स लेने का मतलब क्या है कि आपको परचेज करना है, सर्विसेज लेने का मतलब क्या है कि लेट से आप सैलरी पे करते हो, तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। और सारे एक्सपेंसेस को जब आप क्लब कर देते हो, सारे एक्सपेंसेस को जब आप जोड़ देते हो तो वो आपका क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर आपको कह सकते हो कॉस्ट। मतलब कि पूरा कहें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हो, बट इन शॉर्ट दैट इज व्हाट इट इज नोन एज इन द टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं कि वो रिसोर्सेज जो कि हमने खर्च किया काहे के लिए? क्योंकि हमें कुछ गुड्स परचेज करने थे या फिर कोई सर्विसेज वगैरह लेनी थी, चाहे आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेनी हो, चाहे आपको रेंटिंग की सर्विस लेनी हो, कोई भी सर्विसेज जो आप नॉर्मल कोर्स में अपने बिजनेस के अंदर लेते हो उसको हम कॉस्ट कहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अगला आता है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, मतलब कि जो बाहर का पैसा है वो कितना है? जितनी भी हमारी पूंजी है, जितनी भी हमारी संपत्ति है उसमें से हम अपनी पूंजी हटा दें तो जो बचेगा वो क्या है? लायबिलिटी है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो लायबिलिटी है वो क्या है? हमारी एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ऑब्वियस सी बात है ये लायबिलिटी हमारी, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा था कि जितनी हमारा पैसा होता है और जितना बाहर वालों का पैसा होता है, इन दोनों को जोड़ के हमारा एसेट बनता है। और इस अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम अलग अलग फॉर्म में प्ले कर सकते हैं, इसको आगे पीछे इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट वैल्यूएबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो आपके वैल्यूएबल एसेट्स नहीं होते, मतलब जो हमारे पास कॉपीराइट है या कोई हमारी गुडविल है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कोई वैल्यू नहीं होती इसका मतलब क्या है कि उसको आप बुक्स में भी नहीं लिखते हो। क्या ऐसी बात है? अगर ऐसी बात होती तो इंटेंजिबल एसेट्स ही नहीं होता, अगर वो बुक्स में नहीं आ रहा होता। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर वैल्यूएबल एसेट, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। तो दिस इज फ्यू बेसिक्स फिलअप्स और ट्रू फॉल्स। इसके अलावा फिलअप्स ट्रू फॉल्स कितने भी बनाए जा सकते हैं, बट ये कुछ बेसिक्स थे, थोड़े से कुछ डिफरेंट थे, इसलिए आपको प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे करा दिए गए हैं। रेस्ट जो काम करेगी, जो आपको आगे तक बेनिफिट देगी, वो होते हैं कॉन्सेप्ट जो कि हमने डेवलप किए थे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो हम शुरू करेंगे, फिर से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद।